लो व्हाट इज द xenobots. तो xenobots is the world's first living robots. फर्स्ट लिविंग रोबोट्स. अगर देखो एक तरफ हम बोल रहे हैं रोबोट्स हैं ये, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि फर्स्ट लिविंग रोबोट्स, कि लिविंग रोबोट्स हैं. So it's very interesting. Okay. And if anybody is not preparing for civil service exam, still that person need to know the xenobots. Okay. इस तरह की चीजें पता पढ़ के आपको पता लगेगा कि हम हमारी साइंस किस तरफ जा रही है, वेयर वी आर मूविंग. ओके, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो डेफिनेटली इट्स दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम अभी वर्ल्ड कहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर नई रिसर्च किसके ऊपर हो रही है, व्हाट इज अवर फ्यूचर एज, कि हमारी जो फ्यूचर एज है वो क्या होगी आने वाले टाइम में, हमारी जनरेशन किस तरह के वर्ल्ड में रहने वाली है. दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, सो प्लीज रीड इट केयरफुली. तो इट्स वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग रोबोट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग रोबोट होगा. वाई? बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक वायर्स हैं इस रोबोट्स के अंदर, ये एक स्टील, पूरा स्टील की तरह दिख रहा है ये रोबोट. देयर इज नथिंग लाइक दैट. इन फैक्ट दिस रोबोट विल हैव लिविंग सेल्स. दैट मीन्स जो एनिमल्स के जो लिविंग सेल्स होते हैं वो इस रोबोट के अंदर होंगे. बट आप रोबोट का मतलब ये मत समझना, जब भी मैं रोबोट बोलता हूँ तो ऐसा मत समझा करो कि एक बहुत बड़ा एक रोबोट जैसे कि मूवीज में आता है, मान लो आयरन मैन की तरह दिखेगा वो रोबोट, ऐसा नहीं होता. ओके, रोबोट का साइज कुछ भी हो सकता है. इवन इफ वी आर मेकिंग ए दिस एंट, हम चींटी भी बना रहे हैं, एंड यदि वो रोबोटिक है देन दैट विल बी कॉल्ड रोबोट्स. ओके, तो रोबोट्स का मतलब ऐसा मत समझा करो कि ह्यूमनेट रोबोट, ह्यूमन की तरह दिखने वाला. तो ऐसा मत समझना कि आप लोग ह्यूमन की तरह रोबोट्स होगा ये. तो दिस लिविंग सेल्स आर ऑब्टेन्ड, जो लिविंग सेल्स इसमें डाले जाते हैं रोबोट्स में, दिस लिविंग सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रॉग एम्ब्रियोज. फ्रॉग का मतलब सबको पता है क्या होता है फ्रॉग. एंड एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज से बेसिकली ये लिविंग सेल्स ऑब्टेन किए जाएंगे, फ्रॉग एम्ब्रियोज से. एम्ब्रियो सबको पता है, व्हाट इज एम्ब्रियो? यस, एवरीबॉडी नोस एम्ब्रियोज. व्हाट इज एम्ब्रियो? सर अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लाइक जो भ्रूण होता है बेसिकली. राइट, हिंदी में इसको भ्रूण बोलते हैं. दैट मीन्स जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इट कुड बी इन दी ह्यूमंस और इट कुड बी एनी एनिमल्स. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ टाइम तक बेसिकली एक एम्ब्रियो की तरह रहता है, ये भ्रूण बोलते हैं इसको. कैसा नहीं, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है लाइफ फॉर्म, ये एक तरह से भ्रूण है या एम्ब्रियो है. ओके, मैंने आपको बिल भी डिस्कस किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर है, हम 28 वीक्स कम होता है कि इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है पहले, याद है आप लोगों को वो बिल? तो वो बेसिकली वही है कि कंसिडरिंग दिस एम्ब्रियो कि कितने पीरियड तक ये चीज एम्ब्रियो रहेगी. टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल. टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल. तो वो उसमें इसी वही था, उसके बारे में हमने उस टाइम भी एम्ब्रियो की बात कर रहे थे हम लोग. तो इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ टाइम तक ये एम्ब्रियो या भ्रूण रहता है. ओके, तो ये फ्रॉग के एम्ब्रियो से लिविंग सेल्स निकाले हैं इन लोगों ने टू क्रिएट दिस xenobots. ऑब्वियसली हमें यदि लिविंग रोबोट बनाना है तो हमें सेल्स चाहिए. एज आई टोल्ड यू दैट सेल इज द लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक या प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें सेल्स चाहिए थे, हमने सेल्स लिए फ्रॉग के एम्ब्रियो से एंड असेंबल्ड देम टू क्रिएटेड लिविंग रोबोट्स, और उसको हमने सेल्स को असेंबल किया टू क्रिएट लिविंग रोबोट्स. तो xenobot is neither a traditional robot nor a known species of animal, rather it comes under a new class of living, and that is programmable organism. ना तो ये क्लोनिंग है, ना तो ऐसा है कि मान लो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ये, तो नया क्लास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, और ट्रेडिशनल रोबोट भी नहीं है. इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा बट ये प्रोग्रामेबल होगा. जस्ट थिंक, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होगा और उसको हम जैसा कहेंगे वैसा काम करेगा, और ये रोबोट की तरह भी काम करेगा. So that is a new science which is going to come in your near future. Okay, so it's a living organism that is artificially created. First of all, lab में create कर रहे हैं हम लोग इसको, and second thing that this living organism will be a programmable.
एंड आगे चलते हैं इसको। इट वॉज नेम्ड जीनोबोट। अब इसको जीनोबोट इसलिए बोला जाता है, इसका नाम जीनोबोट इसलिए रखा गया बिकॉज जो हमने फ्रॉग जिसमें से हम लिविंग सेल्स निकाले हैं, उस फ्रॉग का नाम ये था, फ्रॉग का नाम, ये अफ्रीकन फ्रॉग था, उसका नाम ये था जीनोपुस लेविस। तो इसीलिए नाम इसका जीनोबोट। और बोट इसलिए लगाया है बोट, रोबोट से, रोबोट का बीओटी बोट ले लिया, और इस फ्रॉग का नाम ये था, उसके जीनो वर्ड यूज कर लिया हम लोगों ने। तो पूरा इसका जो बन गया जीनोबोट। आगे चलते हैं। अब जीनोबोट कितना बड़ा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा मत समझना कि ये ह्यूमन की तरह दिखने वाला होगा, बहुत बड़ा सा। जीनोबोट बहुत छोटा सा है, चींटी की तरह है। जीनोबोट्स आर लेस देन 1 मिलीमीटर वाइड एंड कंपोज्ड ऑफ जस्ट 2 थिंग्स। जीनोबोट्स इतनी थिकनेस का ही होगा, इतना ही वाइड होगा, 1 mm वाइड। बट इसका साइज देखिए, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ये जीनोबोट तो काम का नहीं है, तो छोटा सा है। तो ऑब्वियसली काम के तभी बना रहे हैं हम लोग इसको। तो 1 मिलीमीटर वाइड होगा ये, एंड कंपोज्ड ऑफ जस्ट 2 थिंग्स। इसमें 2 चीजें होंगी, वन इज स्किन सेल्स एंड अदर इज हार्ट मसल सेल्स। 2 तरह की चीजें होंगी इसमें, स्किन सेल्स एंड हार्ट मसल सेल्स। 2 ही तरह के सेल्स होंगे। हमारी बॉडी में कितने तरह के सेल्स होते हैं? बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स, हार्ट मसल सेल्स के अलावा भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। आईज भी होती हैं, ईयर्स भी होते हैं, एवरीवेयर देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। हेयर सेल्स भी होते हैं, हेयर टिश्यूज होते हैं, और उसके अंदर फर्दर सेल्स होते हैं। So definitely there are n number of cells in our body, but here in xenobots we will use only 2 kind of cells. One is skin cell and other is heart muscle cell. और हम लोग ने यही 2 सेल क्यों रखे हैं, ये 2 मिनिमम सेल क्यों रखे हैं, इसको देखेंगे हम लोग। तो बोथ ऑफ विच आर ड्राइव्ड, ये दोनों सेल जो हम बात कर रहे हैं, स्किन सेल और हार्ट मसल सेल, ये दोनों हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, दोनों को बना रहे हैं हम लोग किससे? स्टेम सेल से। और ये स्टेम सेल्स कहां से आए? जो कि हमने फ्रॉग से निकाले थे, फ्रॉग के एम्ब्रियो से निकाले थे। फ्रॉग के एम्ब्रियो से हमने निकाले स्टेम सेल, उन स्टेम सेल से हमने बनाई ये 2 सेल, स्किन सेल्स एंड हार्ट। इसको प्लीज समझ लेना, और यदि कोई थोड़ा सा भी डाउट आए तो डेफिनेटली पूछ लेना आप लोग। सो ये एम्ब्रियो से निकाले हम लोगों ने स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स से हमने ऑब्टेन किए स्किन सेल्स एंड हार्ट मसल सेल्स। यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब ये स्टेम सेल्स क्या है, इसके ऊपर अगेन क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम और मेंस में आइसोलेटेड क्वेश्चन आ सकता है स्टेम सेल के ऊपर, व्हाट इज स्टेम सेल एंड हाउ इट फंक्शंस। बिकॉज आपको लोगों को याद होगा, जब हम हिंदी पर डिस्कस करते थे क्लास में, तो एक बीच में एक न्यूज आई थी, स्टेम सेल बैंकिंग, एंड एट दैट टाइम आई सेड दैट इट इज अ वेरी अनएथिकल। याद है आप लोगों को स्टेम सेल बैंकिंग? इसको थोड़ा बहुत भी याद हो उस न्यूज के बारे में? ये तो याद होगा डेफिनेटली कि हमने क्लास में इस तरह की बात की थी कोई। So there are banks who preserve the stem cell for the future diseases. तो Right. मतलब उसमें यूज होता था। तो हम लोग बोलते थे कि आप लोग बेवकूफ बनाते हैं ये लोग कंपनीज वाले, या जो भी नए नए जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जो आजकल, तो वो ये बोलते हैं स्टेम सेल के बारे में पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगी वो चीज़ कि वो क्या था। ओके, तो इसका आज हम स्टेम सेल्स भी पढ़ेंगे यहाँ पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बिना आप बायोटेक्नोलॉजी समझ ही नहीं सकते। ओके, ऑल्दो बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर भी लेंगे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एंड वहाँ पर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे डीएनए और ये कैसे ट्रांसप्लांटिंग, कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब कैसे काम करते हैं। दैट विल बी वेरी टेक्निकल लेक्चर। तो बट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, आप लोगों को सब समझ में आएगा, डोंट वरी। तो लेकिन ये स्टेम सेल्स बिना समझे आप ये चीज़ें नहीं समझ सकते आप लोग, जीनोबोट का कुछ भी समझ नहीं सकते तो आपको स्टेम सेल्स का नहीं पता। ओके, तो हम देखेंगे व्हाट इज स्टेम सेल्स। तो सबसे पहले एम्ब्रियो समझ लेते हैं, 1 बाय 1 मैं सब चीज़ों को क्लियर करता जाऊंगा। ओके, तो अभी तक यहाँ तक इतना समझ लो कि एम्ब्रियो से हम लोगों ने ऑब्टेन किए स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स से हमने बनाए स्किन सेल्स और हार्ट मसल सेल, और ये दोनों सेल मिला के हमने क्या बनाया? जीनोबोट। तो उसमें एम्ब्रियो की डेफिनेशन समझ लेते हैं, दैट एम्ब्रियो इज एन अनबोर्न और अनहैच्ड। अनबोर्न का मतलब जो डायरेक्ट चाइल्ड फॉर्म में होता है उसको अनबोर्न बोल रहे हैं हम लोग, बोर्न। हैच्ड मतलब जो एग फॉर्म में आता है। ओके, जैसे जो भी बर्ड्स होते हैं ज़्यादातर वो हैचिंग करते हैं, तो जो दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड, दैट्स इज कॉल्ड, जैसे कि जो एग है जो अभी जिसमें से अभी नहीं निकला है, ओके, एंड बर्ड या एनिमल, तो दैट इज अनहैच्ड। The embryo is an unborn or unhatched offspring in the process of development during the period from approximately 2nd to 8th week.
जो 2nd to 8th वीक है ये बेसिकली ह्यूमंस के लिए ये माना जाता है, सब एनिमल्स का अलग अलग है। ओके, जो पीरियड एम्ब्रियो पीरियड है, बट इट्स फॉर ह्यूमन 2nd to 8th वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये जब ये टाइम पीरियड पूरा हो गया, एम्ब्रियो पीरियड निकल गया, तब उसके बाद जो बनता है वो होता है फीटस। एंड फीटस के बाद फिर उसकी डिलीवरी होती है चाइल्ड की, देन वो चाइल्ड बनता है। तो 3 स्टेजेस होती है, एम्ब्रियो स्टेज, फीटस स्टेज एंड चाइल्ड स्टेज। तो आप लोगों को याद होगा इसके लिए जैसे कि हम यूज करते हैं वर्ड फीटिसाइड। फीटिसाइड का मतलब होता है कि फीटस स्टेज एज चाइल्ड की 1 साल से कम है, वो 0 to 1 एज के बीच में चाइल्ड को मार दिया, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। ओके, एंड 1 साल से एज ज्यादा होगी चाइल्ड की और 6 साल से कम है, एंड देन इफ चाइल्ड डाइज दैट इज कॉल्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसलिए हम इसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड फीटिसाइड बेसिकली फीटस स्टेज में यदि चाइल्ड को मारा जाए तो। ओके, तो सब टर्मिनोलॉजी भी इसीलिए यूज होती है, साथ ही समझ लो ये सब टर्मिनोलॉजीज भी। तो आगे चलते हैं। I am discussing these things very in detail because to make a conceptual clarity, okay, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए लिखने में, समझने में। तो अभी बात करते हैं स्टेम सेल के ऊपर। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेम सेल। So a stem cell is a cell with the unique ability to develop into specialized cell types in the body। ये स्पेशल सेल होते हैं हमारी बॉडी में। एवरी लिविंग बीइंग हैज दिस स्टेम सेल, सबके पास ये स्टेम सेल्स होते हैं, डोंट वरी। ऐसा नहीं कुछ लोगों के पास स्टेम सेल हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है, सबके पास स्टेम सेल्स होते हैं। इन द फ्यूचर दे मे बी यूज्ड टू रिप्लेस सेल्स एंड टिश्यूज दैट हैव बीन डैमेज्ड और लॉस्ट ड्यू टू डिजीज। ये स्टेम सेल्स यूज आ सकते हैं फ्यूचर में। मान लो हमारा कोई सेल डैमेज हो गया या टिश्यू डैमेज हो गया, तो उसकी तरफ से रिपेयर करने के लिए काम में आता है। जैसे कि मान लो हमारी कार है या व्हीकल है, उसको खराब हो जाता है, कोई उसका कोई कुछ भी पार्ट खराब हो जाता है, देन हम क्या करते हैं, नया पार्ट उसमें रिप्लेस कर देते हैं और पुराने पार्ट को बाहर निकाल देते हैं। ओके, जो खराब पार्ट होता है, एक तरह से हम उसको रिपेयर कर देते हैं और गाड़ी पहले की तरह चलने लग जाती है। ओके, इसी तरह से कोई ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल या टिश्यू खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उस पार्ट की बजाय स्टेम सेल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर स्टेम सेल क्या करता है कि ये उसी तरह के सेल क्रिएट करने लग जाता है। ओके, सेल मल्टीप्लाई होने लग जाता है स्टेम सेल, और मल्टीप्लाई भी होता है और दूसरे सेल में कन्वर्ट भी हो जाता है, तो उससे वो उसकी रिपेयरिंग कर देता है बॉडी की। एक तरह से आप ये समझ लो कि ये इंसान को अमर भी बना सकता है। ओके, इमोर्टल बना सकता है इंसान को। इंसान कभी मरेगा ही नहीं, और नॉट ओनली मरेगा नहीं, इनफैक्ट बूढ़ा भी ना हो इंसान, ऐसा भी हो सकता है, जिसको हम यूज करते हैं हिंदी में अजर अमर। अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं होता इंसान, और अमर मतलब जो इंसान मरता नहीं है। तो ये स्टेम सेल का यूज करके इंसान को हम ऐसा बना सकते हैं कि वो बूढ़ा ही ना हो कभी। ओके, बिकॉज जो भी उसके सेल खत्म हो जाएंगे उसको बेसिकली रिपेयर कर देगा स्टेम सेल। ओके, अदरवाइज होता क्या, जनरली जो सेल होते हैं वो कुछ टाइम बाद डेड होने लग जाते हैं। सेल मरते रहते हैं और सेल बनते रहते हैं। ओके, सेल खत्म होते रहते हैं और नए सेल उसी जगह पर आते रहते हैं। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, तो हमारी जो सेल मरने वाली प्रोसेस वो ज्यादा हो जाती है और सेल नई बनने वाली प्रोसेस कम हो जाती है। तो हम जब जैसे बूढ़े होते हैं हम लोग, जैसे हमारी जो नए सेल बनने की जो ग्रोथ जो रेट होती है वो तो कम हो जाती है, बट सेल मरने जल्दी लग जाते हैं। यदि मतलब ऐसा हो जाए कि किसी इंसान के सेल ना मरे और हम कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कर दें कि सेल बनने वाली रफ्तार उसकी उतनी रहे, तो फिर इंसान को कभी बुरा नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डेड सेल का। जैसे कि हम लोग जो हमारी एड़ियाँ फटी जाती हैं, ओके, जो एड़ियाँ फटी जाती हैं वो क्या होता है, डेड सेल होते हैं। ओके, दीज सेल्स आर डेड सेल, और हम उसको फिर देन उसको रब करके उसको डेड सेल को उतार देते हैं। दीज आर सेल्स नथिंग बट डेड सेल। तो आगे चलते हैं, एक थोड़ा सा बेसिक्स बता के आपको आगे लेके चलते हैं। अब इसको स्टेम सेल को समझते हैं, बट स्टेम सेल। So our body is made up of many different types of cell। हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट सेल होते हैं। Most cells are specialized to perform particular functions, such as ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ये सब एग्जाम स्टेटमेंट आ सकती हैं एज पार्ट ऑफ बायोलॉजी।
साइंस रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं दैट रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, इट कैरी ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड का काम क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और ब्लड में दो तरह के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। एंड रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना हमारी बॉडी में, जो कि ब्लड में होते हैं रेड ब्लड सेल, बट दे आर अनएबल टू डिवाइड। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं ये ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, बॉडी सप्लाई करते हैं, बट दे आर अनएबल टू डिवाइड। यदि सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवाइड होने का मतलब क्या है, एक तरह से सेल भी रिप्रोड्यूस होते हैं। यदि सेल डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि सेल भी रिप्रोड्यूस होते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना देगा, दो सेल बनाने का मतलब क्या है कि वो एक, अभी एक सेल था वो दो बन गए हैं। ओके, दैट इज अ सेल डिवीजन। तो एक तरह से सेल भी रिप्रोड्यूस होते हैं। तो आगे चलते हैं। तो स्टेम, इस तरह से हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट सेल्स होते हैं, और जो स्टेम सेल्स होते हैं वो बहुत खास तरह के सेल होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं कि बहुत सारे सेल होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि जैसे रेड ब्लड सेल है, और सबका सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे रेड ब्लड सेल है, उसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना हमारी बॉडी में। What are stem cells? Stem cells provide new cells for the body as it grows. जो स्टेम सेल्स होते हैं वो नए सेल प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते रहते हैं। एंड एंड रिप्लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर डैमेज्ड और लॉस्ट। They have two unique properties that enable them to do this. तो वो जो जो डैमेज हो चुके सेल उसको रिप्लेस करके नए सेल डाल देते हैं। These are basically stem cells. इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। First property of stem cells that they can divide over and over again to reproduce new cells. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जो एक बार डिवाइड होते रहेंगे, उसके बाद उसके डिवाइड होने की पावर खत्म हो जाएगी। ओके, बट स्टेम सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जिनकी डिवाइड होने की पावर इन्फिनिट होती है। ओके, इनफाइनाइट होती है, कि वो डिवाइड होते रह सकते हैं, वो डिवाइड और रुकेगा नहीं कभी ये प्रोसेस। ओके, दे कैन डिवाइड ओवर एंड ओवर अगेन टू रिप्रोड्यूस न्यू सेल्स। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल, दैट दे कैन इनफाइनाइटली डिवाइड। First thing. Second thing, that as they divide, they can change into the other type of cells that make up the body. Okay. अभी थोड़ा सा तो समझ लो, ये डायग्रामेटिकली आपको ज्यादा समझ में आएगा। I have collected few pics. I think I have misplaced those pics. I think I misplaced those pics. इसको हम लोग ऐसा काम करते हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, पेंट से समझा देता हूँ थोड़ा सा इसको। सर आपने स्काइप पे भेजा था शायद कुछ पिक्चर्स। राइट राइट राइट, एक स्काइप पे मुझे पिक्चर भेजी थी मैंने, इसमें शायद आई थिंक फोल्डर में सेव नहीं किया इसको। हाँ ये है। ओके, जैसे कि एक इमेज देखो आप लोग, ये स्टेम सेल होते हैं। ओके, जो स्टेम सेल होते हैं, ये पहली बात तो ये खुद में अपने आप में डिवाइड हो सकते हैं। दैट मीन्स एक स्टेम सेल मल्टीपल स्टेम सेल को क्रिएट कर सकता है। ओके, जैसे स्टेम सेल है, इससे फिर फर्दर मल्टीपल स्टेम सेल्स क्रिएट कर सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सारे सेल्स में होती है जनरली, कि जो नॉर्मल सेल होता है वो भी ऐसे मल्टीपल सेल में डिवाइड होता रहता है। बट यस, स्टेम सेल इनफाइनेटली डिवाइड हो सकता है। जो नॉर्मल सेल होते हैं वो कुछ टाइम बाद डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है। दिस इज फर्स्ट थिंग। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी खास है, ये सिर्फ स्टेम सेल ही कर सकते हैं। और वो क्या है, अभी देखो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल है। ओके, अभी एग्जैक्टली उनको क्लियर नहीं है ये कौन कौन से सेल है। ओके, आई थिंक ये ब्लड सेल है, और इस तरह से ये सारे अलग अलग सेल है। दीज आर डिफरेंट सेल। ओके, कोई सेल लंग्स का है, कोई हार्ट के लिए है, बेसिकली अलग अलग सेल है ये अलग अलग ऑर्गन्स में मिलते हैं हम लोगों को। तो इस स्टेम सेल की खासियत क्या है कि इस सेल से किसी भी सेल को क्रिएट किया जा सकता है। यू कैन क्रिएट द सेल ऑफ हार्ट, यू कैन क्रिएट द सेल ऑफ हेयर, यू कैन क्रिएट द सेल ऑफ लंग्स, यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ सेल फ्रॉम दिस स्टेम सेल।
इनका सिर्फ आपका स्टेम सेल है तो आप कोई भी सेल क्रिएट कर सकते हो। मान लो हमारा ये सेल डैमेज्ड है, तो हमारे पास स्टेम सेल है, तो स्टेम सेल से ये सेल इजीली बना सकते हैं हम लोग। और मान लो ये वाला सेल है, ये डिवाइड होते हैं, तो फिर ये अपने जैसा एक सेल डिवाइड कर सकता है। जो नॉर्मल सेल होते हैं वो अपने जैसा एक सेल बना सकते हैं, और जो स्टेम सेल होते हैं वो किसी तरह का भी सेल बना सकते हैं। दैट इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेम सेल। आई होप कि आपको पिक्चर दिख रहा होगा। तो दैट इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल। छोटी पिक्चर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये देखो आप लोग, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये थोड़ा सा आगे चल के समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा सा आगे पढ़ाता हूँ फिर। तो ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये पिक्चर्स बाकी भी दिखाएंगे आप लोगों को क्या है ये। तो अभी यहाँ पर आप ये लोग आप ये समझ लो कि ये जो स्टेम सेल है, ये ना केवल खुद डिवाइड होता है, बट इट कैन क्रिएट दी अदर सेल्स ऑल्सो। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो अपने ऐसे ही सेल बना सकते हैं, लेकिन स्टेम सेल कोई भी सेल बनाया जा सकता है स्टेम सेल से। So as they divide, they can change into other types of cells that make up the body. तो आगे चलते हैं। Different types of stem cells. So हम पढ़ते हैं कितने तरह के stem cells होते हैं। So there are three main types of stem cells. One is embryonic stem cells. One is embryonic stem cells. और हम पढ़ते हैं कि embryonic stem cells हैं क्या। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मतलब जो एम्ब्रियो से हम निकाल रहे हैं वो स्टेम सेल्स। ओके, अब एक चीज थोड़ा सा एनालाइज करना है इस चीज को। अब जो मान लो चाइल्ड होता है, हम लोगों को पता है काफी कैसे इवॉल्व होता है एक चाइल्ड। ओके, एक कैसे एक भ्रूण से कैसे वो डेवलप होता है पूरा चाइल्ड, एक एम्ब्रियो से डिवाइड होता है। ओके, जब एम्ब्रियो होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, और काफी ज्यादा होते हैं। नॉर्मल सेल्स और बने नहीं होते हैं। ऑब्वियसली टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, तब नए सेल्स बनना स्टार्ट होंगे, स्पेशलाइज्ड सेल्स बनना स्टार्ट होंगे, आई मीन नॉर्मल सेल्स बनना स्टार्ट होंगे। जो एम्ब्रियो होता है उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। ओके, और एम्ब्रियो के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो फिर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनाते रहते हैं। जो और उसके बाद जो फिर जैसे जैसे चाइल्ड इवॉल्व होता रहता है, फिर उससे फिर फीटस बनता है, फीटस से वो चाइल्ड बनता है, तो फिर जो वो सेल जो बनते हैं, जो उसने डिफरेंट सेल बना दी, तो स्टेम सेल कम होते रहते हैं और जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लो जैसे चाइल्ड इवॉल्व हुआ तो स्टेम सेल्स तो कम हो गए पहले से। ओके, इसका मतलब एम्ब्रियो में सबसे ज्यादा स्टेम सेल्स होते हैं। जैसे जैसे वो चाइल्ड इवॉल्व होता रहेगा तो जो नॉर्मल सेल्स हैं, जैसे कि उसने हार्ट का सेल बना दिया या लंग्स का सेल बना दिया, ओके, ब्लड के लिए सेल बना दिए, स्टेम सेल अभी काफी कम रह गए हैं। ओके, तो ये जो जो स्टेम सेल बैंकिंग की हम लोग बात कर रहे थे, इसका मतलब ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम लोग एम्ब्रियो स्टेज में ही आपके कुछ सेल निकाल लेंगे, स्टेम सेल निकाल लेंगे, और उसको फिर हम लोग सेव करके रख लेंगे अपने विद द हेल्प ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन से हम लोग वो सेल को स्टोर कर रख लेंगे, आप लोगों के जो एम्ब्रियो के सेल हैं, बिकॉज जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उससे स्टेम सेल निकालना काफी मुश्किल काम होता है। एम्ब्रियो से इजीली निकाल के उसको स्टोर किया जा सकता है। तो उसको हम स्टॉक कर रख लेंगे, और जैसे आप इवॉल्व हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, कल को फर्क करो आपका हार्ट खराब हो गया, लंग्स खराब हो गया, आप ही के स्टेम सेल्स हैं, तो उससे हम लोग के दूसरे जो सेल्स हैं उसको हम बना लेंगे, स्टेम सेल से, आपके स्टेम सेल से आपके जो दूसरे सेल्स बना लेंगे। फिर वो हम बाद में उसको ऑर्गन्स में आगे वगैरह या सेल्स को फिर हम लोग उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे आपके ऑर्गन्स में। तो वो जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे आपके स्टेम सेल्स फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाओगे, तो फिर वो क्या है कि आपके जो भी बॉडी में डिजीज है वो सब खत्म कर देंगे, बिकॉज वो स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो नए सेल क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें क्रिटिसिज्म ये एक था, ये जो मैं नया टॉपिक अभी छेड़ दिया बीच में मैंने, स्टेम सेल बैंकिंग, सोचा कि यहीं पर कर लेते हैं इसको भी। क्रिटिसिज्म ये था कि इट्स अनएथिकल, व्हाई, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर चार्जिंग वेरी हाई। जो भी ये जो काफी जो स्टेम सेल बैंकिंग ये सब यूज करते हैं, इट्स नॉट इनफैक्ट रेगुलेटेड आल्सो, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट भी नहीं करती है, एंड दिस प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली। उनको बहुत हाई चार्ज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, इट्स नॉट ए प्रूवन टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल्स को प्रूव बना के आगे वो सेल ऐसा हो ही जाएगा, इट्स नॉट दैट प्रूवन टेक्नोलॉजी। ओके, दैट इज व्हाई इट हैज बीन इट्स क्रिटिसिज्म दैट ये आप लोग स्टेम सेल बैंकिंग इस सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो जाओ, सो दैट बिकॉज इट्स नॉट ए प्रूवन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एंड दैट सेकंड थिंग, इट्स नॉट रेगुलेटेड आल्सो।
तो दिस इज अ concept बेसिकली, जो स्टेम सेल का ये जो कंसेप्ट होता है, तो एम्ब्रियो में सबसे ज्यादा स्टेम सेल होते हैं। सो दिस सेल्स सप्लाई न्यू सेल्स, सो एम्ब्रियो को ये न्यू सेल्स सप्लाई करते हैं एज इट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू ए बेबी। These stem cells are said to be pluripotent, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। और प्लूरीपोटेंट का मतलब यही है, नाम से पता लग रहा है। पोटेंट का मतलब पोटेंशियल होना, पोटेंट मींस वी आर पोटेंशियल, वी हैव पोटेंशियल। एंड प्लूरी का मतलब प्लूरल, और प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या हो गया कि ये स्टेम सेल कैपेबल हैं कि मल्टीपल सेल्स बना सकते हैं, अलग अलग तरह के सेल बना सकते हैं, प्लूरल सेल्स बना सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरीपोटेंट। These stem cells are said to be pluripotent। लेकिन ये याद रखना, ये कौन से स्टेम सेल्स प्लूरिपोटेंट है? जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं। मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ा था कि स्टेम सेल्स आर ऑफ 3 काइंड्स। तो फर्स्ट काइंड पढ़ रहे हैं हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट दैट दे कैन कन्वर्ट इनटू वेरियस अदर सेल्स। ओके, दैट मींस व्हिच मींस दे कैन चेंज इनटू एनी सेल इन द बॉडी। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरिपोटेंट। सेकंड टाइप ऑफ स्टेम सेल्स पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लो एम्ब्रियो से चाइल्ड बन गया और चाइल्ड से हम लोग एडल्ट हो गए और हमारे अंदर सारे स्टेम सेल्स खत्म हो गए। यस यस, वी हैव स्टेम सेल्स, बट टू एक्सेस दी स्टेम सेल दिस प्रोसेस इज डिफिकल्ट। एडल्ट से स्टेम सेल्स निकालना काफी मुश्किल होता है, एम्ब्रियो से निकालना काफी इजी होता है, बिकॉज एम्ब्रियो के अंदर सिर्फ स्टेम सेल्स ही होते हैं। दीज सेल्स सप्लाई न्यू सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स सप्लाई न्यू cells as an organism grows and to replace cells that get damaged। ये एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, इनका काम भी ये होता है कि ये नए सेल प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, एंड सेल को रिप्लेस करते हैं जो कि डैमेज हो चुके होते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स आर सेड टू बी मल्टीपोटेंट। यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में और एडल्ट स्टेम सेल्स में। जो एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं। इसका मतलब ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, ये मान लो जो हार्ट का स्टेम सेल है, फिर इनमें भी एक वेरिएशन हो जाता है। ये स्टेम सेल्स ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेम सेल से आप किसी भी तरह के सेल बना सकते हो। अभी आप क्या है कि वो सेल डेफिनेटली डिवाइड तो होगा, नया सेल तो बना सकते हो और रिपेयर भी कर सकते हो। और यदि फेस में ऐसा होगा कि यदि आपने को हार्ट का सेल चाहिए, आपको हार्ट को रिपेयर करना है, तो फिर आपको हार्ट का ही स्टेम सेल चाहिए, उसी से आप रिपेयर कर सकते हो, उसी से फिर हार्ट का सेल बनेगा। ओके, तो दिस एडल्ट स्टेम सेल्स आर नॉट प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट का मतलब अलग अलग तरह के सेल क्रिएट करना, और मल्टीपोटेंट का मतलब अपने ही जैसा एक सेल को बना देना। दैट इज कॉल्ड मल्टीपोटेंट। So this adult stem cells have the property of multipotent but not the property of pluripotent, which means they can only change into some cells in the body and not any cell. Like for example, blood stem cells can only replace the various types of cells in the blood. Another example, skin stem cells provide the different types of cells that make up our skin and hair. Okay? जो स्किन स्टेम सेल्स है वो स्किन या हेयर के सेल्स को तो बना सकता है। ये भी हो सकता है कि वो स्किन के अलावा हेयर का भी बना दे, बट ये नहीं हो सकता कि स्किन स्टेम सेल से आप कोई भी ब्लड स्टेम सेल्स भी ऑब्टेन कर लो। तो ये इनमें एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है एडल्ट स्टेम सेल्स में, एंड दैट इज व्हाई ये लोग बात करते हैं कि हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही आपके सेल को स्टोर कर लेंगे, बिकॉज उनमें जो प्रॉपर्टी होगी वो किसी भी सेल में चेंज हो सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स से, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लूरिपोटेंट। एंड थर्ड टाइप ऑफ स्टेम सेल्स आर कॉल्ड induced pluripotent stem cells। induced pluripotent stem cells तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं IPS cells, induced pluripotent stem cells। स्मॉल आई है, कैपिटल P कैपिटल S cells। आई थिंक ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम में, आई डू नॉट नो, तो सब देख लेना। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन एक आ चुके हैं, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट है। यदि क्वेश्चन आता है तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, स्टेम सेल्स में इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पे क्वेश्चन आता है, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रीलिम में तो इसके ऊपर ज्यादा चांसेस पे आएगा। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज़ इससे पहले जो हम दो स्टेम सेल्स पढ़े थे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल्स, दीस टू स्टेम सेल्स वर नेचुरल स्टेम सेल्स, बट दिस इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर द आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेम सेल्स। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इंड्यूस्ड है, ये इसका मतलब आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। और प्लूरिपोटेंट का मतलब ये वही फंक्शन प्ले करते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्ले करते हैं। इसका मतलब आईपीएस सेल से भी हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बना सकते हैं।
So these are stem cells that scientists make in the laboratory. ये laboratory बनाते हैं scientists first of all. And these induced means that they are made in the lab by taking normal adult cells like skin or blood cells and reprogramming them to become stem cells. इसका मतलब क्या? That हम लोग नॉर्मल एडल्ट सेल्स के सेल लेते हैं, यहाँ से हम लोगों ने ये स्टेम सेल्स ले लिए, एडल्ट स्टेम सेल्स ले लिए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उससे फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं प्रोग्रामिंग करके, रिप्रोग्राम करते हैं उसको, और उसके बाद हम उसमें जो उसको इंड्यूस करते हैं और फिर हम आईपीएस सेल्स बनाते हैं. जस्ट लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, they are pluripotent so they can develop into any cell type. So हम बहुत तरह के adult stem cells लेके उससे फिर हम pluripotent stem cells बनाते हैं जिससे कि किसी भी तरह का सेल बनाया जा सके. Okay. Now we will see significance of stem cells. So we will take here 5 minutes break. Okay. And then after that we will continue with the class. So I hope these things are clear to you till now. So now we'll see what is the significance of stem cells. अब इस stem cells का use क्या है? First of all, it can be used for the research purpose. That means
it will help us to understand the basic biology, that how living things work and what happens in सबको समझने के लिए these stem cells can be used. And the second thing is that these stem cells can be used for the therapeutical use. That means therapy. It can be used for the therapy. And what that means, that it can replace the lost or damaged cells that our body cannot replace naturally. So this is all about the stem cells. और एक बात ये रखना कि आप लोग ये भी जो करंट अफेयर का पूरा मटेरियल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फ्रॉम बिगिनिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड, ये मटेरियल आपको कहीं मिलेगा नहीं, और तो मेक श्योर कि आप इसको सेव कर रहे हो. ओके, आई एम शेयरिंग द पीडीएफ फाइल्स आल्सो, एंड आई हैव शेयर्ड दी माय ड्राइव लिंक आल्सो इन दी आवर यूट्यूब चैनल. वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है. जो भी पीडीएफ्स मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको सबको हम लोगों ने सेव किया हुआ है ड्राइव में. तो वहाँ से आप लोग, यदि आप लोगों ने नहीं सेव किया अभी तक ये पीडीएफ फाइल्स, तो आप उसको सेव कर लेना अपने लोकल कंप्यूटर पे और पीडीएफ फाइल को, और डेफिनेटली मेंस के लिए भी काम आने वाली है आपकी, इसलिए. ओके, तो आगे चलते हैं. तो ये स्टेम सेल्स के बारे में था सारा. तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जीनोबोट्स. और ये स्टेम सेल्स हम इसलिए पढ़ना स्टार्ट किया था बिकॉज हमने यहाँ पर ये लिखा था कि जीनोबोट्स डेवलप कर रहे हैं, हम दो तरह के सेल से डेवलप कर रहे हैं, स्किन सेल्स और हार्ट मसल सेल्स. और इन दोनों सेल्स को बनाया हम किससे था? स्टेम सेल्स. यहाँ से हमने स्टेम सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था. एक तरह से दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग क्यों स्टेम सेल पे पहुंच गए एकदम से. बिकॉज वी हैव रेड दैट xenobiotes are derived from these two cells, skin cells and heart muscle cells, and these two cells are derived from the stem cells. Because stem cell की property होती है that they are pluripotent, that means they can develop any other cell. एंड ये जो स्टेम सेल थे जिनसे ये दो सेल बने हैं, उसको हमने ऑब्टेन किया फ्रॉम फ्रॉग. फ्रॉग के एम्ब्रियो से हम लोगों ने इस स्टेम सेल को ऑब्टेन किया. तो आई होप ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर होगी. अब आगे चलते हैं, हम जीनोबोट्स के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा. तो जो दो सेल ही हमने यही क्यों चूज किए, स्किन सेल और हार्ट मसल सेल, ये दो सेल क्यों चूज किए जीनोबोट के लिए? व्हाई नॉट एनी अदर सेल? बिकॉज स्किन सेल प्रोवाइड रिजिड सपोर्ट. स्किन सेल है वो रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एंड द हार्ट सेल्स एक्ट एज स्मॉल मोटर्स. जो हार्ट सेल होते हैं वो स्मॉल मोटर का काम करती हैं. ओके, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग इन वॉल्यूम टू प्रोपेल द जीनोबोट फॉरवर्ड. तो जो स्किन सेल है वो तो एक हार्डनेस प्रोवाइड करेंगी इसको, जीनोबोट को, जो कि एक लिविंग रोबोट है. एंड जो हार्ट सेल है वो इसको मोशन प्रोवाइड करेंगी, मोटर्स. बिकॉज हार्ट सेल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक्सपेंड होंगे. बिकॉज दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, तो उससे फिर उसको मोशन मिलेगा जीनोबोट को. तो ये दो सेल होते हैं, इसमें दोनों का ये फंक्शन है. Now the shape of xenobot's body and its distribution of skin and heart cells are automatically designed in simulation to perform a specific task using a process of trial and error which is called an evolutionary algorithm. तो मेरा सर ये कि जीनोबोट ऑब्वियसली डिफरेंट बॉडी डिजाइन कर सकते हैं हम लोग जीनोबोट की यूजिंग दीज टू सेल्स. तो पहले हम एक टास्क डिफाइन करेंगे कि ये टास्क करना है इसको जीनोबोट को. फर्ज करो जीनोबोट को ये टास्क डिफाइन करना. अभी जो रिसर्च किसके ऊपर चल रही है जीनोबोट की, मान लो जो जैसे हम कहते हैं यमुना का पानी काफी गंदा है. ओके, हमने किसी लेक को या रिवर को साफ करना है. तो जैसे कि हम लोगों ने एक माइक्रोब्स पढ़े थे, दैट ऑयल ईटिंग माइक्रोब्स. इस तरह ये जीनोबोट का यूज इसलिए किया जा सकता है कि मान लो इनको सफाई करनी है हमको वाटर की, तो इनको वाटर के सरफेस पे उतार दिया जीनोबोट को. बिकॉज दिस जीनोबोट्स हम लोगों ने पहले प्री डिफाइन कर दिया इनका फंक्शन कि हम लोग इनसे ये काम करवाने वाले हैं. कैसे? कंप्यूटर के जो मॉडल बनाएंगे उसमें पहले हमने प्री डिफाइन कर दिया कि जीनोबोट से हम ये काम करवाने वाले हैं. और उसके बाद क्या, इनको पानी में उतार दिया. और उसके बाद जो जीनोबोट को क्रिएट करना है फंक्शन डिफाइन करने के बाद, ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रायल एंड एरर लेने मेथड यूज करने पड़ेंगे. तो उसके लिए एक एल्गोरिदम बनानी पड़ती है. ओके, एक तरह से प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कंप्यूटर में. तो उस एल्गोरिदम को बेसिकली
इन लोगों ने बना ली है। दैट मीन्स वो तब तक हिट एंड ट्रायल मेथड चलते रहेंगे जब तक वो डिज़ाइन निकल के नहीं आया था जो परफेक्ट डिज़ाइन है जीनोबोट का, जो बेसिकली ये फंक्शन कर सकता है। तो उसको बोलते हैं एन एवोल्यूशनरी एलोगरिदम। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ सकती है दैट इट हैज क्रिएटेड एन एवोल्यूशनरी एलोगरिदम, ताकि वो जीनोबोट्स हैं वो इवोल्व कैसे हों। And then we will create the xenobot using these two cells. Xenobots have been designed to perform a specific task like they can walk, they can swim, they can push pellets, carry payloads, and work together in a swarm. बहुत सारे xenobot मिलकर एक झुंड बना के भी काम कर सकते हैं। For example, to collect the debris reflected at a surface of water. They can survive for weeks. ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हफ्तों तक सर्वाइव कर सकते हैं बिना फूड के। So they can survive for weeks without food because obviously हमने artificially create किया है इनको, although they are living organisms. They can survive for weeks without food and heal themselves. They can heal themselves. तो मे भी आप लोगों ने एक्समैन मूवी देखी होगी, हॉलीवुड मूवी है। सो एक उसमें एक करेक्टर होता है दैट इज वोल्वरिन, लोगन। तो वोल्वरिन की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी उसके ऊपर कुछ स्क्रैच आ जाता है, कुछ भी उसको घाव लग जाता है, देन इट कैन हील इटसेल्फ, उसका अपना घाव अपने आप भर जाता है। तो जो ये जीनोबोट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी ये प्रॉपर्टी है दैट इज दे कैन हील देमसेल्व्स। इनफैक्ट यदि आप लोगों ने मान लो चाकू से इसको काट दिया दो पार्ट में, जीनोबोट को दो पार्ट में काट दिया, तो जीनोबोट अपने आप अपने खुद को स्टिच कर लेगा और वापस दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे, लाइक ए मैजिक, बट यस इट हैपेंस। So these robots stitch themselves back up and keep moving when sliced into two halves. अपना काम फिर भी करता रहेगा। That is the property of this xenobot. काफी आप लोगों को फैंसी लग रहा होगा, कुछ फिक्शनल मूवी की तरह लग रहा होगा, but yes, this is a modern science. So they cannot reproduce or evolve. और उसके अंदर ये लिमिट हमने ये लिमिटेशन रखी है। So they cannot reproduce or evolve. वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। Why? क्या हम लोग ऐसा कर नहीं सकते, या कर सकते थे, इनको रिप्रोड्यूस की प्रॉपर्टी दे सकते थे और हमने जानबूझ के नहीं दी? Why? Why we have made so? तो जानबूझ के नहीं दे सकती। Why? क्योंकि सर फिर ये मतलब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और ये डोमिनेट करने लग जाएंगे इकोसिस्टम में। तो हम लोगों ने एक डोमिनेटिंग स्पीशीज के बारे में पढ़ा था, इकोलॉजी में हम लोगों ने बात की थी दैट एवरी इकोसिस्टम हैज ए डोमिनेंट स्पीशीज। तो उसमें एक डोमिनेंट स्पीशीज होता है कि जो भी डोमिनेट करते हैं। हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की थी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, वो डोमिनेटिंग फॉरेस्ट होते हैं। और हमने इसको जानबूझ के रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी इसलिए नहीं दी बिकॉज यदि ये दे दी हम लोगों ने तो वैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर हम लोगों को ही खा जाएंगे ये लोग। ओके, एंड एक तरह से साइंस फिक्शन की तरह, मूवी की तरफ ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, बट यस दीज थिंग्स कैन हैपन। और एक ऐसा कहते हैं कि नेचर अपने आप को चीज़ ढूंढ लेती है, मेथड ढूंढ लेती है कि रिप्रोडक्शन होने का। ओके, तो जितना हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे साइंस में, सो मे भी ऐसा कभी कुछ आ जाए, कोई सीन आ जाए, कभी ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाए कि ये लोग रिप्रोडक्शन वास्तव में इनको अपने आप होना जाए, नेचर ने इनको अलाउ कर दिया कि आप रिप्रोड्यूस हो जाओ। ओके, एंड मे बी आने वाले टाइम में ये हम लोग को खुद को ही खा जाए। जीनोबोट हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, बट वी विल सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। So, but this is the situation. But till now, they cannot reproduce or evolve. So they are fully biodegradable. इसका मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेस्ट कुछ वेस्ट जनरेट नहीं होता। So they are fully biodegradable and environment friendly and safe for human health. Although xenobots have multiple applications. Currently, scientists working to use xenobots to clean surface of rivers, lakes, sea like microplastic. तो इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं कि जो भी माइक्रोप्लास्टिक सी वगैरह में, जो ओशन सरफेस में जो अभी स्विम कर रहा है, उसको बेसिकली कलेक्ट कर सकते हैं ये जीनोबोट्स। तो इस तरह का फंक्शन इनको दिया जाएगा स्टार्टिंग में, एंड वी विल सी इन फ्यूचर व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम दीज जीनोबोट्स। So this is all the story about the xenobots. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.